तो आप लोग भी क्लास 9th में आ चुके होंगे और आपने एक र्यूमर तो सुना ही होगा कि क्लास 9th इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वहां पर बोर्ड एग्जाम होता है। इस वीडियो के 10 से 12 मिनट आपके 4 साल को सेव कर सकते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी आपके लिए गाइडिंग होने वाली है वीडियो, जहां से आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी और आप क्लास 9th की स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रैकर। मेरा नाम अमन कुमार और मैं हूं एक साइंस टीचर जो 2020 से लगातार साइंस पढ़ा रहा हूं। तो मैंने 2 सालों में खुद अपने प्लेटफॉर्म से जो बच्चे गुजरे हैं उनको देखा है, उनकी प्रॉब्लम को एनालिसिस किया है कि किस तरह की प्रॉब्लम अगर वो क्लास 9th में होते तो फेस करते हैं और कहाँ पर उनकी गलतियां होती हैं अक्सर। तो उन गलतियों को हम डे 1 से सुधार सकते हैं। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 9th क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मैंने र्यूमर तो यही सुना है कि क्लास 9th इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्लास 10th ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिस वजह से हम अपना क्लास 9th खराब कर देते हैं। तो उसको कैसे सही करें, क्योंकि क्लास 9th में जब आप एंट्री लेते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका स्ट्रेटेजी प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह से आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कौन सी रिसोर्स बुक आपको लेनी है। ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं जब क्लास 8th से आप 9th में एंट्री लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपने छोटा मोटा भी सिलेबस देखा था ना, अब वो छोटा सिलेबस नहीं रहता है, यहाँ पर आके सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, एकदम से लार्ज आपको सिलेबस मिलता है। अभी जो आपको सिलेबस मिला था क्लास 8th में, उस सिलेबस का कंपैरिजन में ये 3 से 4 गुना तक लगता है आपको देखने में, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होते, अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर एक नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मैथ साइंस में करने होते हैं। इसके अलावा आपके जो और सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आपको बहुत पढ़ना होता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट तो आपके कम हो जाते हैं और टोटल 6 रह जाते हैं, पर यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होता है। यहाँ पर जो आपके पास सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे वो होंगे साइंस, मैथ, सोशल, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर्स। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट हैं, इसमें हम किस तरह से तैयारी करें। तो जैसे ही आप क्लास 9th में एंट्री लेते हैं तो सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो उस सिलेबस को टैकल कैसे करना है, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। क्योंकि अब तक हम ऐसे ही पढ़ लेते थे और जो मैम मार्क करा देती हैं, जो सर मार्क करा देते थे, वही हमारा एग्जाम में आ जाता था और यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिल जाते थे। लेकिन अब 9th में ऐसा नहीं होगा। 8th तक हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, थोड़ा सा सिलेबस हो गया, थोड़ा कॉपी में लिखा है, नोटबुक में लिखा है, उतना ही आ जाएगा। कोई भी रिसोर्स बुक नहीं चाहिए, छोटी छोटी जो हमारी बुक है उनसे ही हमारा काम चल जाता है। पर क्लास 9th में ऐसा नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, क्वेश्चन ट्विस्ट होकर आता है, सेम क्वेश्चन नहीं आता है जो आपकी बुक में लिखा होता है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा चेंज आता है आपकी लाइफ में कि जो आपके अभी तक ड्रीम होते हैं ना क्लास 8 तक, वो आप एम में बदलने शुरू हो जाते हैं। एम में बदलने का मतलब है आप उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आप सोचने लगते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, आप सोचने लगते हैं मैं बिजनेसमैन बनूंगा या मैं कोई और कुछ बनूंगा। तो उसके लिए आप प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, उसके हिसाब से अपनी स्टडी को डिजाइन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता है। तो उन सभी चीज़ों को साथ में लेकर हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है उसकी बात करेंगे। अब क्लास 9th इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्लास 9th के इंपॉर्टेंस रखने का रीज़न ये है कि जब आप क्लास 8th से 9th में आए हैं तो एक सिलेबस बास्ट हो जाने की वजह से, बड़ा हो जाने की वजह से, उस सिलेबस को पढ़ने का तरीका, उसको कैसे टैकल करना है, किस तरह से मैं याद करूँगा, कितने क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा, ये आपको क्लास 9th में आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्लास 9th में ये चीज़ें नहीं करते हैं तो ये चीज़ आपको फेस क्लास 10th में करनी होंगी, और जब आपने 9th में फेस नहीं करी होंगी तो क्लास 10th में आपको ये चीज़ें सब पहली बार होती हुई लगेंगी, जहाँ पर आपकी क्लास 10th की स्टडी खराब हो जाएगी। तो क्लास 9 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं क्लास 10th में ही पढ़ लेंगे, यार 9th का सब थोड़ी ना आता है, 2-3 चीज़ें लगती हैं वही पढ़ लेंगे। नहीं, आपको समझना होगा कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, क्या आपको अच्छी तरीके से पढ़ना आ गया। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती है, अपने नोट्स बनाने खुद से आते हैं, खुद से नोट्स बनाने आते हैं, खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करना आता है, खुद से अपनी लैंग्वेज को डिज़ाइन करना आता है। क्योंकि अगर आप क्लास 10th में जब जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में बैठे हो या आप क्लास 9th के इंटरनल एग्जाम में बैठे हो, तो आपको अपनी लैंग्वेज में भी कुछ क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो क्या वो डिज़ाइन करनी आपको आती है, किस तरह से मैं फिगर्स को ड्रॉ कर सकता हूँ, अच्छे अच्छे फिगर बनाऊँ मैं कैसे, ये सारी चीज़ें आपको क्लास 9th में सीखनी होती हैं। वहीं यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्लास 9th के वो 10th में अप्लाई भी होते हैं। तो वो चीज़ें भी आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने क्लास 9th बहुत अच्छे मार्क्स से किया है और बहुत अच्छी तैयारी से करा है। आप यहाँ पर क्लास 9th में जब अच्छा करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे, और यहाँ पर जब 10th में एंटर करेंगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, जिससे आपको जब वो सिलेबस देखेंगे तो आपको सिलेबस डरावना नहीं लगेगा। आपको पता है कि इतना सिलेबस तो आप पीछे भी कवर करके आए हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं करते क्लास 9th में तो आपको प्रॉब्लम वहाँ फेस करनी होंगी। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखनी है, आपको जो स्टडी आपकी डे 1 से स्टार्ट करनी है। डे 1 से आपको अपने फाइनल एग्जाम तक अपनी स्टडी को एक अच्छी तरीके से चलाना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको। इससे आपका होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप लास्ट के 2 महीनों में पढ़ते हैं तो यार आपको उतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपके कॉन्सेप्ट जो अभी क्लियर हो जाएंगे वो बाद में क्लियर नहीं होंगे। तो आपको डे 1 से शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से आराम से कवर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमको दिन को 12 घंटे पढ़ना है दिन के, नहीं, ऐसा नहीं करना है, कम टाइम में हम आराम से पढ़ के कर लेंगे।
लास्ट में पढ़ते हैं तो आप पूरी साल भर तो मजे कर सकते हैं, पर यहाँ क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जिस वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होगी आगे आने वाले टाइम में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए कौन से बुक्स प्रेफर करनी चाहिए और नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। तो आपको सबसे पहले आपके जो सिलेबस आपका है उस सबको सिलेबस को आपको पता होना चाहिए, और जो बुक आपको लेनी है वो है एनसीईआरटी। तो सभी की आपको एनसीईआरटी बुक ले लेनी है, और एनसीईआरटी बुक लेने के बाद आपको हर चैप्टर का जो चैप्टर शुरू करते हैं तो उसका आपको लेक्चर देखना है। अब यहाँ पर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे तो ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप कहीं ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं तो वहाँ नोट्स प्रोवाइड होते हैं, उनको देख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। तो अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो बहुत अच्छा है। तो आपको सभी लेक्चर जो होते हैं वो लगातार देखने हैं, और एक दिन जब लेक्चर आप देख रहे हैं तो डेडिकेशन के साथ देखना है। किसी भी एक टीचर के लेक्चर देखना शुरू कर देंगे तो आपको मजा आने लगेगा, और धीरे धीरे जो लेक्चर्स में पॉइंट मिलते हैं आपको नोट करते रहें। तो आपको लेक्चर्स को बहुत डीपली देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि लेक्चर्स में देखने में आपको ये होगा आप उसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए जब तक समझ में वो चीज़ें आती नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे समझ में नहीं आया चलो मैं रट के काम चला लूँगा, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि साइंस के और मैथ के लेक्चर आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएंगे, जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे क्लास 9th में। साथ में आपको क्लास 9th के नोट्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं कि आपको रिसोर्स बुक कौन सी लेनी है। तो आपको सभी सब्जेक्ट में रिसोर्स बुक नहीं लेनी है, मेनली आपको रिसोर्स बुक जो लेनी है वो मैथ और साइंस में लेनी है। तो मैथ और साइंस इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्योंकि जिसमें आप में से जो भी लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, या चलिए कुछ और भी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी रिसोर्स बुक बहुत मैटर करती है, जिससे आपके साइंस के और मैथ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। क्योंकि बचे हुए सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बेसिकली आपको चीज़ों को याद करना होता है। पर 9th में अगर हम बात करते हैं मैथ की और साइंस की, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए आपको रिसोर्स बुक लेनी होगी, क्योंकि रिसोर्स बुक में डीप नॉलेज होती है, एनसीईआरटी में एक सिंपल ओवरव्यू होता है। मेनली आपका पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी से डिजाइन होता है, पर आपको पता होना चाहिए डीप नॉलेज के लिए रिसोर्स बुक आपने क्लियर कर रखी है तो आप एनसीईआरटी से पूछे हुए सारे क्वेश्चन कर दोगे। इसके साथ ही आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी की सॉल्व करनी है मैथ्स में और साइंस में। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी नोट्स बनाने हैं मैथ और साइंस के, बाकी सब में तो एनसीईआरटी नोट्स काम कर जाएंगे। साइंस में आपको इन नोट्स को बनाने के बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद जो आपको तीसरी चीज करनी है वो रिसोर्स बुक, और ये रिसोर्स बुक मैं आपको बताता हूँ कौन सी रिसोर्स बुक आपको लेनी है। तो साइंस में आप रिसोर्स बुक ले सकते हैं एस चंद की, जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तीनों सेपरेट रिसोर्स बुक आती हैं। तो उन रिसोर्स बुक में काफ़ी डीप दिया होता है और बहुत अच्छी रिसोर्स बुक है जो मैं आपको लिए रेफर करूँगा, तो आप उन बुक को ले लें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में आप ले सकते हैं RS अग्रवाल और RD शर्मा। यहाँ पर RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसको ही प्रेफर कर सकते हैं। तो ये दोनों बुक आपको ले लेनी है, यानी रिसोर्स बुक आपको साइंस में और मैथ में लेनी है, और रिसोर्स बुक में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, उसमें से कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि डीप नॉलेज है। अगर वो नॉलेज आपके अंदर आ गई तो आप समझिए आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप क्लास 9th में बहुत अच्छा करेंगे, और वो चीज़ें आपको याद करनी आ गई, फिर आप 10th में सेम चीज़ को रिपीट करेंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे क्लास 10th में। आपकी जर्नी यही नहीं रुकेगी, क्योंकि क्लास 10th में जब बोर्ड में अच्छा स्कोर करके जाएंगे तो आपका क्लास 11th हो या 12th हो, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलेगा और कॉन्फिडेंस से आप बिल्कुल एकदम से भरे होंगे। तो इसके साथ हमने समझ लिया कि कौन सी बुक्स को हमें प्रेफर करना है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो यहाँ पर अब देखिए, अब तक जो चल रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं आपके स्कूल्स में। तो आप सभी स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया होगा, तो वहाँ पर भी आपके लेक्चर्स हो रहे हैं और वहाँ पर भी आपके पीरियड्स लग रहे हैं। तो आपको उन पीरियड में अपना स्टडी अच्छे से करनी है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर नोट्स तैयार करने हैं, और ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन से स्टडी कर रहे हैं, तो अपने आप से वहाँ पर नोट्स तैयार कर लें। तो ये तो आपका हो गया स्कूल टाइम और कोचिंग टाइम। पर इसके अलावा आपको करनी है 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी, और जब 4 से 5 घंटे की आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने क्लास 9th में। यहाँ सिर्फ स्कोर मैटर नहीं करता है, हमारी चीज़ों को समझना आना चाहिए कि मैं कितने अच्छे से याद कर पाता हूँ जितने मेरे पास सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि आप 4 से 5 घंटे जो दे रहे हैं उसका टाइम टेबल बना लेंगे अल्टरनेट डेज पर भी, यानी जो हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं उसमें से 6 सब्जेक्ट को हर दिन टाइम देंगे। यहाँ पर जो साइंस और मैथ है उसको हम हर दिन टाइम देंगे। यहाँ पर बचे हुए जो सब्जेक्ट है उनको हम अल्टरनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे जब पढ़ना है तो यहाँ पर आपको खेलने का टाइम भी निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको बिल्कुल 4 से 5 घंटे एक मजदूर की तरह नहीं लगना है। अब पूरा दिन अगर आप कॉलेज में भी होकर आ रहे हैं, फिर कोचिंग में भी जा रहे हैं और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आपको मैनेज करने के लिए रिफ्रेशमेंट का टाइम भी निकालना होगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो रिफ्रेशमेंट आप लेंगे तो आप प्लीज़ मोबाइल फ़ोन से उस रिफ्रेशमेंट को मत लेना, गेम मत खेलना, क्योंकि वो आदत बहुत बुरी लग जाएगी आपको अभी से। क्योंकि ज़्यादातर हमको क्या लगता है, मेरा दोस्त वहाँ पर खेल रहा होता है, दोस्त मुझसे कहता है यार तू भी खेल, मैं भी खेलता हूँ। तो उन दोस्तों से भी थोड़ा दूर रहें जो आपको अपने एम से हटाते हैं, क्योंकि आप समझिए ये जो लाइफ है ना, आपको अभी की लग्जरी आपके एम से दूर हटा देगी। आप कहोगे भैया यार ये एम की बातें ना क्लास 9th में अच्छी लगती हैं, 12th के बाद अच्छी लगेंगी, 11th 12th में अच्छी लगेंगी। नहीं, आपको समझना होगा कि जो तैयारी होती है ना वो अब से शुरू होती है। आप 9th में एंटर करें, आपके एम की तैयारी शुरू हो गई। आपको उन चीज़ों को इतने अच्छे से करना है कि आपको कोई भी
लूप होल नहीं छोड़ना है अपनी लाइफ में, कोई मिस्टेक नहीं छोड़नी है कि आप क्लास 9 जब करके निकले, आपका रिजल्ट हाथ में और आप सोच रहे हो काश यार मैंने उस टाइम पर मेहनत कर ली होती। तो अगर आप 4 से 5 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, डेडिकेटेड स्टडी करते हैं, तो आप बड़े आराम से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी क्लास 9th में। तो ये जो आपका टाइम होगा रिफ्रेशमेंट का, आपको उसको अच्छे से मैनेज करना है। लगातार 4 घंटे भी नहीं पढ़ना है, बीच बीच में आपको टाइम देते हुए चलना है। जो नोट्स आप देख रहे हैं अच्छे से तैयार करके चलने हैं। अब यहाँ पर जो भी लेक्चर हमने आज देखा है उस लेक्चर का हमें जाकर करना है रिवीजन। तो आपको सबसे पहले तो डे वाइज रिवीजन करना है कि जो मैंने आज पढ़ा है पूरे दिन में उसके लिए मैं 1 घंटा निकाल लूंगा सिर्फ रिवीजन के लिए। जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ी है उसको 10 मिनट 15 मिनट एक बार मैं देखूंगा जरूर कि रिवीजन मुझे करना है। इसके बाद अब बात करते हैं एक वीकली रिवीजन की। जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है या 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसका रिवीजन करना शुरू कर दें। जो वीकली रिवीजन हो सकता है आपका एक जो चैप्टर है वो 1 वीक से ज्यादा लंबा चले, तो जब वो खत्म हो जाएगा तब आपको उसका रिवीजन करना है। आपको यहाँ पर जो टाइम बनाना है संडे के दिन आपको थोड़ा मजे लेने हैं, अपने रिलैक्स के लिए टाइम निकाल लेना है, लेकिन वहां पर भी आपको 4-5 घंटे आप संडे में पढ़ने के लिए निकालने। मैं नहीं कह रहा आप पूरा दिन निकालें, आप बस थोड़ा सा टाइम संडे के लिए निकाल लें। अगर ये चीज़ आप डे 1 से शुरू करते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। वहीं अगर आप 4 से 5 महीने बाद शुरू करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर मोटिवेशन की जरूरत आपको पड़ती होगी और आप बहुत जल्दी जाते होंगे यूट्यूब पर मोटिवेशन आपको अपने अंदर से खोजना है। तो ध्यान रखना, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, आपको पता है अगर आपका एंड गोल क्या है, तो आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। वो मोटिवेशन आपका गोल है। आप बार बार उसके बारे में सोचिए कि अगर यार नहीं पढ़ूंगा तो मुझे वहां प्रॉब्लम होगी। आपको उसे डराना नहीं है, हंसते खेलते पढ़ना है, मजे में पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना है। आपको ये नहीं समझना है कि आपको बहुत ज्यादा डर लगे, कोई बोल देगा कि यार सिलेबस बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं होगा, नहीं कर पाएगा कंप्लीट। डे 1 से शुरू करोगे सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो भी मैंने आपको टिप्स दिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने 9th क्लास को बहुत अच्छा कर लेंगे, जिसके बाद आपका क्लास 10th अच्छा होगा और उसके बाद आपके आने वाली जर्नी में आपको और अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको ना हार्ड वर्क करने की आदत पड़ जाएगी, पर आपको हार्ड वर्क के साथ एक चीज और करनी है, वो आपका स्मार्ट वर्क। यानी एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर मुझे स्टडी को मैनेज करना है, किस टाइम क्या पढ़ना है। रिवीजन रिसोर्स बोर्ड्स बनाकर आप अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आपके प्रिपरेशन को अच्छा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इवन अगर रोक सकते हैं तो सिर्फ आप ही रोक सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कुछ ही दिनों में लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, तो उन्हें देखना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो। और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्त जो आपकी क्लास 9th में आए हैं, जिनको लग रहा है कि वो तैयारी नहीं करेंगे, आपको भी लगता है कि मेरा ये वाला दोस्त यार बहुत लेजी है, तैयारी नहीं करेगा, तो ये वीडियो उसके लिए शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके।